नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है लाउड टीवी के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी प्यार का, मोहब्बत का, सहयोग का, आपकी फीडबैक का, कि जो भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, जो मैं पेश कर रहा हूँ या हमारे बाकी जो मेहमान आते हैं पेश कर रहे हैं, आप उनके प्रति जो अपना प्रतिसाद दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार। और मेरे प्रोग्राम्स के प्रति प्रति भी जो आपने अपना प्यार मोहब्बत ज़ाहिर किया है, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। पीछे मैंने एक ह्यूमन माइग्रेशन के ऊपर एक एपिसोड किया था जिसको काफ़ी तारीफ़ मिली और काफ़ी हमारे मित्रों ने कहा कि इस किस्म के और प्रोग्राम सुपर स्पेशलाइज़्ड किया कीजिएगा। तो उसी कड़ी के अंदर अब एक नया प्रोग्राम आज आपके सामने आ रहा है। ये प्रोग्राम भी बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, बनाया गया है और चूँकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ये है WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दुनिया दोस्तों विनाश के मुहाने पे खड़ी है। आप सोच रहे होंगे मैं कौन से विनाश की बात कर रहा हूँ। विनाश हथियारों की दौड़ का। विनाश क्या चाहिए आपको विनाश करने के लिए? न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, कन्वेंशनल वेपन्स जो कि नॉर्मल वेपन्स होते हैं या फिर कुछ और? क्या इस दुनिया में कुछ ऐसे गठजोड़, कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे गुट जिनके ऊपर हमेशा देखा जाए तो विनाश ही सवार रहता है सर पर और जिनके मन में हमेशा विनाश करने की भावना रहती है? ऐसे लोगों से ही दुनिया को सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये लोग अपने हाथ में एक ट्रिगर लेकर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिसे कहा जाए कि मानवता की हत्या करने में ये कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। दोस्तों, ये सुपर स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट है जिसको हम स्कॉमेट भी कहते हैं कई बार, यानी कि स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, हर वो चीज जो इंसान को बर्बाद करने के लिए, इंसानियत का विनाश करने के लिए, देशों का विनाश करने के लिए होती है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि हर जगह आज दुनिया में जहां देखो, अगर कोई एक चीज की बिक्री सबसे ज्यादा बढ़ रही है तो वह है हथियारों की बिक्री। पूरी दुनिया जब 2019 के अंदर त्रस्त थी कोरोना से, 2020 2019 के बाद 2020 में, 19-20 को हम कह सकते हैं उसको, और फिर 20-21 के अंदर जानते हैं कि 2020 के अंदर, 19-20 के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया में बिक्री किस चीज की हुई है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी किसकी हुई है? हथियारों की। उन्होंने $531 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। ये वो काल था, ये 2021 का और 2020 का, जब आम आदमी पूरी दुनिया में त्रस्त था, उसकी पॉकेट में पैसे नहीं थे, लेकिन जो हथियार वाले लोग थे, वो हथियार वाले लोग जो थे, वो कमाई कर रहे थे। वो हर जगह से हथियार खरीद रहे थे और बेच रहे थे। और इनमें वो देश भी हैं जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही देश ऐसे हैं जो हथियारों की होड़ में सबसे आगे रहते हैं और ये नहीं सोचते कि हथियार किसको बेचे जा रहे हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम का नाम है, कि किस ढंग से दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी है, किस ढंग से कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ गुट, कुछ देश या कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कहा जाता है, कैसे वो गुटबंदी करके पूरी दुनिया के ऊपर एक, क्या कहते हैं, विनाश काल लेकर आते हैं। हम इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लेके आए हैं, कुछ स्लाइड्स लेके आएंगे और ये स्लाइड्स आपके सामने आई हैं। हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने कोऑर्डिनेटर का कि जो हमारी मदद कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इनका एक डेडली त्रिकोण, इसको मैंने ये नाम दिया है। जी हाँ, ये नाम मैंने इसको दिया है कि ये चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का ये जो डेडली त्रिकोण है, ये कैसे दुनिया को विनाश के मुहाने पर लेके जा रहा है। दोस्तों,
दो चीजें पहले समझ लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। एक टर्म आती है ड्यूल यूज और एक टर्म आती है एथिकल सेलिंग। पहले ड्यूल यूज को समझते हैं। दुनिया में हर चीज के दो इस्तेमाल हो सकते हैं, एक वो इस्तेमाल जो कि मानव के लिए लाभकारी है और दूसरा जो मानव के लिए विनाशकारी है। यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू इसे आप कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल आपको देके मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कोई चीज लाभकारी हो सकती है और कैसे कोई वही चीज दुनिया के लिए देखा जाए तो अलाभकारी यानी कि हानिकारक भी हो सकती है। सिंपल एग्जाम्पल एक अपनी लाइफ से लेते हैं। चलिए, हम लोग हेयर कट करने के लिए एक सैलून के अंदर जाते हैं। जो व्यक्ति हेयर कट करता है उसके हाथ में एक ब्लेड होता है, एक उस्तरा होता है, यानी कि कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से वो हमारे बाल भी काटता है और हमको क्या कहते हैं ना, सजाता और संवारता भी है, सब कुछ करता है। लेकिन यही सो कॉल्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जो उसके हाथ में हैं, चाहे वो ब्लेड्स हों, उस्तरे हों या कुछ और चीजें हों या सीजर्स हों या और कटीली क्या कहते हैं कुछ इक्विपमेंट या टूल्स हों, ये आपकी हत्या भी कर सकते हैं। यानी कि इसके दो इस्तेमाल हैं भले के लिए, यानी कि बाल खूबसूरत कट गए और आपको सुंदर बना दिया तो फिर तो ये आपके लाभकारी हैं, लेकिन इसका अगर दूसरा इस्तेमाल किया तो फिर आपको मारा भी जा सकता है, विनाश भी किया जा सकता है। ऐसे ही दुनिया के अंदर हर वो चीज जो पैदा हुई है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज हो, उनके दो यूज हैं। जैसे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हम जो यूज करते हैं यहाँ पर, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम आपको ये प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं, आपको उसके द्वारा लाभ मिलता है, यानी कि मानवता का भला होता है, वही सॉफ्टवेयर या उसी किस्म के सॉफ्टवेयर आपका विनाश करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, जासूसी करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि इजराइल का पेगासस सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के फर्क होता है। अगर आप दुश्मनों की जासूसी करते हैं तब तो भले की बात है, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर को खरीद के जब आप अपने ही देश के वासियों की जासूसी करते हैं, वो आपके लिए हानिकारक है। अब एक मटेरियल लेके देखते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम का इस्तेमाल देखा जाए तो एक किस्म से हम बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स कहते हैं। अब उसी देखा जाए तो क्या कहते हैं, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का इस्तेमाल जो है हम एटम बम बनाने में भी यूज कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है ड्यूल यूज, की हर चीज के दो इस्तेमाल हो सकते हैं। हर वो चीज जो होती है एक बार यूज की जा सकती है एक तरीके से, दूसरी बार यूज की जा सकती है दूसरे तरीके से। तो ये ड्यूल यूज की जो आइटम्स होती हैं, इनके ऊपर खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको ताकि चीजें और समझ में आ जाएं। आप जानते हैं कि हम हमारी जिंदगी में लोहे का, स्टील का पर डे यूज किया जाता है। अब ये लोहा या जो नॉर्मल स्टील होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1000-1200 सेल्सियस डिग्री के आसपास होता है। तो 1000-1200 डिग्री पे जो नॉर्मल स्टील होता है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। पर दोस्तों कुछ स्टील ऐसे भी होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उनके अंदर कुछ एलॉयज बनाए जाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 5000 डिग्री तक हो जाता है, 6000 डिग्री हो जाता है। और वो जो स्टील होते हैं उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्टील किसी को बेच रहा है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? हो सकता है कुछ टॉप लेवल के केमिकल बॉयलर्स में उसका इस्तेमाल हो सकता है, कि उसकी जो एक पॉट्स होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है ना? सही बात है ना? जिसके अंदर तापमान 3000 4000 डिग्री हो सकता है। हो सकता है उस स्टील का इस्तेमाल उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी किया जा सकता है जो आकाश में जा रहा है और जिसके अंदर आपने एक सैटेलाइट बिठा के रखा हुआ है, और सैटेलाइट को बाहर की हीट से, जो फ्रिक्शन की हीट होती है, जो 3000 4000 डिग्री तक पहुंच जाती है, उसके अंदर भी जो उस खास तौर से स्पेसक्राफ्ट का जो खोल होता है, जो कवर होता है, वो मेल्ट ना करे और अंदर रखी हुई सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करे। यही स्टील जो कि यूज हो रहा है उस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में, यही स्टील मिसाइल को बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो मिसाइल क्या है? मिसाइल इज अ डिलीवरी सिस्टम थ्रू विच ए बॉम्ब इज बीइंग, यू कैन से, डिलीवर्ड टू ए पर्टिकुलर स्पेस टू डिस्ट्रॉय इट। अब चूंकि फ्रिक्शन होता है, हवा में जब मिसाइल जाती है
तेज स्पीड से जाती है। जब फ्रिक्शन होगा तो तापमान बढ़ेगा, तो उस तापमान को सहन करने के लिए अगर आप नॉर्मल स्टील लगाएंगे तो वो तो मिसाइल तो वहीं मेल्ट होकर गिर जाएगी। तो सुपर स्पेशलाइज स्टील का वहां इस्तेमाल किया जाता है, मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और तब बनती है वो आपकी हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स। हर व्यक्ति या हर देश उस मेटल को नहीं बना सकता है। तो ये दो यूज तो हो गए, इसके हानिकारक यूज भी हो गया और लाभदायक यूज भी हो गया। अब रही बात एथिकल सेलिंग की। आप कहोगे ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है, मैंने तो सेलिंग सुना है, मार्केटिंग सुना है, लेकिन ये एथिकल सेलिंग क्या होता है? एथिकल सेलिंग ये होता है दोस्तों कि आप दुनिया में हर चीज हर एक को नहीं बेच सकते हो। आप बनाई है चीज और आप कहोगे मैं बनाकर बेच नहीं सकता, जी नहीं बेच सकते। अगर आप सुपर स्पेशलाइज्ड स्टील बना रहे हैं और आप सोचते हैं कि उसको ऐसे व्यक्ति को बेच दें जो उसका इस्तेमाल हानिकारक मिसाइल बनाने में कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? या आप किसी को यूरेनियम बेचना चाहते हैं और वो पता लग रहा है कि वो उसका इस्तेमाल एक न्यूक्लियर पावर सेंटर की जगह एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल कर ले। ऐसा इलीगल भी हो सकता है, इलीगल भी सेलिंग हो सकता है। हो सकता है कोई चीज ऐसी है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप खास तौर से जब केमिकल लैब में जाते हैं तो वहां पर आप टेस्टिंग के लिए बहुत सारी क्रूसिबल यूज करते हैं, जो कि बेसिकली सिलिका की बनी होती है, यानी कि मिट्टी होती है। मिट्टी को एक स्पेशलाइज्ड ढंग से ट्रीट करके सिलिका बनाया जाता है और उसके द्वारा शेप देके उसको क्रूसिबल्स बनाई जाती है। एक छोटा सा एक तरह से पॉट होता है, उसके अंदर आप लिक्विड्स डाल सकते हैं, केमिकल्स डाल सकते हैं, उसको यूज किया जाता है। अब यही जो क्रूसिबल्स होती हैं, कुछ विशेष किस्म की होती हैं, विशेष चीजों के द्वारा, जो टेक्निक के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसके अंदर आप मोल्टन पिघला हुआ प्लूटोनियम भी डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी चीजें ऐसी जगह पर यूज होनी शुरू हो जाएं जहां पर इंसान का विनाश हो सकता है, या मिसाइल के सिस्टम या एटम बम के सिस्टम, या फिर कुछ केमिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं, या फिर कोई बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं, तो इन चीजों का दो यूज हो सकता है। तो इन चीजों को आप वैसे नहीं बेच सकते हर किसी को। इसके ऊपर दुनिया में रेस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि भारत के ऊपर भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, और जब हम अपना फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जाते हैं, जो तेजस है हमारा, हम पूरे ढंग से उसको इंडियनाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट की जो इंजन की टेक्निक्स हैं, वो हमें ट्रांसफर नहीं की जाती, बेची नहीं जाती हैं, यूज करने के लिए दी जाती हैं, और बाकी कई कंट्रियों को तो यूज करने के लिए भी नहीं दी जाती हैं। समझे ना आप? अब उसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट जो एवियोनिक्स हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, वो भी नहीं बेची जाती किसी के द्वारा। तो ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी भी हो जाती है। तो चीजें ऐसी हैं कि जिनका डबल यूज हो सकता है, तो आप हर एक को हर चीज नहीं बेच सकते हैं। इसके लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी हैं, इसके लिए कुछ सैंक्शंस भी आ जाती हैं। तो ये ड्यूल यूज को समझने के बाद और एथिकल सेलिंग को समझने के बाद कि आप हर चीज को हर एक को नहीं बेच सकते, ताकि वो गलत हाथों में ना चली जाए, जिसे कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स कौन से हैं? स्टेट एक्टर्स मतलब जो सारे देश होते हैं, जो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टेट एक्टर्स होते हैं। और नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जिनको बेसिकली आजकल आप आतंकवादी गुटों के नाम से जानते हैं, चाहे वो आईसिस हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि जैशे मोहम्मद है, या आपकी क्या कहते हैं लश्कर तैयबा है। कुछ कंट्री भी ऐसे हैं जो कि रॉक कंट्रीज हैं, और वो भी एक तरह से देश होते हुए भी नॉन स्टेट एक्टर की तरह काम करते हैं। उनमें से एक बहुत प्रमुख नाम है नॉर्थ कोरिया का, और उनके साथ कुछ जो जोड़ीदार हैं जो उनको हेल्प करते हैं, उस त्रिकोण का हिस्सा बनते हैं। दे आल्सो कम इन दैट कैटेगरी ऑफ रॉक कंट्रीज, बिकॉज दे डू समथिंग इन अ कैमोफ्लैश्ड मैनर। छुप छुपा के उस रास्ते से वो काम करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजंस होते हैं, जिसके अंदर इन चीजों की बिक्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, वो सारे के सारे जो एक सब्जेक्ट कॉमेट के नाम से जाने जाते हैं, SCOMET। इसका मतलब होता है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। आप कहेंगे ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। धीरे धीरे हम, क्योंकि ये ट्रेड के लिए भी रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं इस किस्म के, आप इसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम आपको दरअसल वो सारी जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके द्वारा दुनिया आपको विनाश के मुहाने पे पहुंचाने का काम कर रही है, और कभी कभी आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। ड्यूल यूज।
भारत सरकार के नियम हो या अंतर्राष्ट्रीय नियम हो, उसके हिसाब से कोई भी चीज जो दो तरीके से यूज की जाती है, चीज कौन कौन सी है, उसमें ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जिनका हानिकारक यूज है और जिनका लाभदायक यूज है। आप ये मत भूलिएगा कि दुनिया में बहुत सारी जगह पे केमिकल वेपन्स यूज किए जाते हैं, वर्ल्ड वार्स के अंदर यूज किए गए हैं। उसके अलावा आपके हिटलर ने यूज किए हैं, हजारों लोगों को जहरीली गैस का उपयोग करके जो केमिकल के द्वारा बनाई गई थी मारा गया था। ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियास हैं, उनको हथियार के रूप में यूज करना भूलिएगा मत। कि एक टाइम में एंथ्रेक्स का भी बहुत डर था और बायोलॉजिकल वायरसेस का जो एक हथियार के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका एक दृश्य आज की डेट में आपके सामने है और जिसको बहुत सारी संस्थाएं कहने से डरती हैं, डब्ल्यूएचओ भी कहने से डरता है, लेकिन हम लाउड टीवी पे कहने से नहीं डरते हैं कि ये वायरस जो कोरोना के नाम से है, ये एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह दुनिया के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। भूलिएगा मत इस बात को। ये पहला इंडिकेशन आपके पास आ रहा है कि मैं ये सब्जेक्ट आपके पास क्यों लेके आ रहा हूं। तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल बेसिकली जो हमारी इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, जो टेस्टिंग होती हैं, वो हर एक को हर जगह नहीं बेची जा सकती, ट्रांसफर नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके अंदर ये चीजों के फैलने का डर रहता है, इन्फेक्शन का डर रहता है, जिससे आपकी मौत हो सकती है। मटेरियल्स मटेरियल्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, अलॉयज भी हो सकते हैं, कोई चीजें हो सकती हैं, कोई भी चीज उसमें इंक्लूड आती है जो मटेरियल्स की श्रेणी में आती है। इक्विपमेंट्स यानी कि मशीनरी जो होती है, बहुत किस्म की मशीनरी ऐसी हैं जो चाहे वो नॉर्मल यूज में भी आती हैं, और वही मशीनरी जो होती हैं, आप जैसे कि कुछ इंजन, एडवांस किस्म के इंजन होते हैं, वो स्पेसक्राफ्ट में भी क्रायोजेनिक इंजन के रूप में यूज किए जा सकते हैं, और नॉर्मल धरती पे भी उनका कहीं ना कहीं स्मॉल रूप के अंदर उपयोग किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आपकी सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, हार्डवेयर भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, इन्हीं को स्कॉमेट कहते हैं। इन्हीं के दो यूज होते हैं, लाभकारी यूज और हानिकारक यूज, इसलिए इनको ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इस खतरे को भांपा यूनाइटेड नेशन ने, बात है करीब करीब 2004 की, जब उन्होंने देखा कि ये खतरे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे देशों के पास अब इस किस्म के मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसको चाहे बेच सकते हैं और वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं डर लगना शुरू हो गया था कि कई ऐसे देश और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहीं ना कहीं उनका विनाशकारी उपयोग करने में शुरू हो गए। नॉर्थ कोरिया उनमें से एक था, पाकिस्तान उनमें से एक था, चाइना बहुत हद तक उन दोनों को सपोर्ट कर रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर इस बात के ऊपर बहस हुई और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, रेजोल्यूशन नंबर 1540। जी हाँ, ये एक किस्म का एक लेयर्ड नॉन प्रोलिफरेशन डिफेंस था, यानी कि ये जो चीजें जो हमारा विनाश कर सकती हैं, जिनको हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको बेसिकली हम तीन कैटेगरी में लेके आते हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। प्लस चौथी चीज के अंदर जो ऐड होती है कि अगर आपने वेपन बनाया तो उसको आपको डिलीवर भी तो करना है। तो डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो एमटीसीआर के अंदर आता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अंदर, या कोई और जो कि डिलीवरी सिस्टम्स हो सकते हैं। इनको रोकने के लिए, एक नॉन प्रोलिफरेशन के लिए, ताकि इनका फैलाव ना हो, इनके ऊपर प्रतिबंधों की जरूरत है, रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। इसके लिए कुछ ट्रीटीज की जाती हैं, कुछ मल्टीलेटरल अरेंजमेंट कई देशों के बीच में अरेंजमेंट किए जाते हैं, और कुछ यूरोपियन यूनियन के द्वारा कंट्रोल लिस्ट भी निकाली जाती है। पूरी ग्लोबल इनिशिएटिव होता है, पूरी दुनिया मिलकर इस पर चर्चा करती है, और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1540 जो है उसको पास किया जाता है, ताकि दुनिया को विनाश से बचाया जाए। यूएनएससीआर का मतलब वही होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1540। बात थी ये 2004 की। यहां पर ये जब रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, किसके संदर्भ में? तीन किस्म के वेपन्स जिनको डब्ल्यूएमडी कहा जाता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दैट इज न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स। आप कहेंगे आजकल के संदर्भ में, जी हां, हम तो देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा नेशन, नॉर्थ कोरिया जैसा नेशन जो कि इररिस्पॉन्सिबल नेशन है, आज की डेट में देखा जाए तो खास तौर से न्यूक्लियर जखीरे के ऊपर बैठे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बैठे हैं।
पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आप सोच सकते हैं जिस किस्म की वहां सरकार है, जिस किस्म का वहां पे फंडामेंटलिज्म है, जिस किस्म के वहां पे आसपास वो तालिबान से घिरे हुए हैं, कब वो उनके हाथों से निकलकर उन विनाशकारी हाथों में चले जाएं और उसके बाद उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम यानी कि भारतवासी। तो क्या इसका डर वास्तविक है? वास्तविक से भी ज्यादा है मेरे दोस्तों। न्यूक्लियर वेपन्स का कब भारत के ऊपर इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के रॉग एलिमेंट्स के द्वारा, मैं आपको बता नहीं सकता। इसके लिए उनके ऊपर सारी दुनिया की कड़ी नजर है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पाइल्स हैं वो कहां रखे गए हैं और कैसे रखे गए हैं और वो किन के हाथों में हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि पिछले 2 साल के अंदर दुनिया बर्बाद हो गई। इससे बड़ा एग्जाम्पल आप क्या देखोगे? जो कोरोना था, कोरोना मेरी नजर में, मैं तो ये मान के चलता हूं कि एक बायोलॉजिकल वेपन था जिसको अनलिश किया गया और निकलने वाला भी चाइना से है। और WHO भले ही कहने में डरता हो, लेकिन हम अपने इस चैनल पे कहने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। केमिकल वेपन्स जिनके ऊपर काफी पहले प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके द्वारा जो जहरीली गैसेज हैं उसका युद्ध में इस्तेमाल होता आया है और वर्ल्ड वार्स के अंदर हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये 3 जो वेपन्स हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के होते हैं, जिसको WMD कहा जाता है, इनका रोका जाना जरूरी है। लेकिन तैयार होने से पहले इनको रोका जाना जरूरी है कि इनके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मेटल्स चाहिए, जो आपको इसके लिए और क्या कहते हैं इनपुट्स चाहिए, वो उन तक इनपुट पहुंचने ही ना दिए जाएं। यानी कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता है, लेकिन अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, अगर हम उसको रोक देते हैं तो वो बना नहीं पाएगा। इसी ढंग से बायोलॉजिकल के अंदर और केमिकल के अंदर भी ये होता है कि उन चीजों को, उन इक्विपमेंट्स को, उन टेक्नोलॉजी को रोका जाए वहां तक पहुंचने के लिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अगर उन तक ये चीजें पहुंच गई तो दुनिया को बर्बाद करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। कानून बनाए गए हैं, द लॉज टू क्रिमिनलाइज द नॉन स्टेट एनबीसी प्रोलिफरेशन। और साथ में देखा जाए तो इसमें जो उनके डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनके जो मटेरियल्स हैं, उनको रोका जाना काफी जरूरी है। साथ में एनफोर्समेंट किया जाना जरूरी है कि इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो, क्योंकि दुनिया में हथियारों के कारोबार सबसे बड़े हैं और वो लोग इनमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को कहीं से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कुछ रॉक कंट्रीज हैं जो बेचते भी हैं। दुनिया की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो इन मटेरियल्स को और टेक्नोलॉजीज को रोके जाने की जरूरत है। ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, इसको एनपीटी कहा जाता है, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहा जाता है इसको। ये एक तो न्यूक्लियर वाला हो गया, दूसरा बायोलॉजिकल वेपन है, तीसरा केमिकल। ये 3 ट्रीटी के अंदर आते हैं। पहला है एनपीटी। एनपीटी जो है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, को एनपीटी कहा जाता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और इसी फर्स्ट लाइन डिफेंस में बायोलॉजिकल वेपन्स जो उनके बनने से रोकने के लिए, उनका नाम है BTWC, यानी कि बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, जिसको कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन भी कहा जाता है। और तीसरा है केमिकल वेपन कन्वेंशन, CWC। और ये ट्रीटी जो है अंतरराष्ट्रीय है, ये किसी छोटे मोटे गुट की नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनको पास किया गया है ताकि इन 3 चीजों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रतिबंध लगाए जा सके। अब इन प्रतिबंधों में जो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस आता है यहां पर, ताकि उसका जो प्रोलिफरेशन है या जो फैलाव है, इनको जो बिक्री वगैरह है उसको रोका जा सके, वो 4 एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। 4 एग्रीमेंट, जी हाँ, 4 एग्रीमेंट। पहला जो इसमें एग्रीमेंट आता है वो है वेसेनार अरेंजमेंट। वेसेनार अरेंजमेंट जो है वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के लिए होता है, जिसके अंदर की जैसे कोई हवाई जहाज बनाना चाहता है या कोई से आपकी कोई पनडुब्बी बनाना चाहता है या कोई और वेपन बनाना चाहता है या कोई और ऐसी चीज बनाना चाहता है वेपन ग्रेड की, जिसमें कि आजकल पेगासस सॉफ्टवेयर का बड़ा चर्चा हो रहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वेपन ग्रेड का सॉफ्टवेयर है और वो वेसनर एग्रीमेंट के अंदर आता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इजराइल वेसनर एग्रीमेंट का मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो वेसनर एग्रीमेंट की जितनी कंडीशंस हैं उसको मानता है। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने कई रॉक कंट्रीज को पेगासस बेचा
और वेसनर एग्रीमेंट की क्या कहते हैं जो रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए कई और मुल्कों को भी पेगासस बेचा। और मुझे कोई भी शक नहीं है कि इसमें भारत भी एक है जिसको पेगासस बेचा गया, जिससे भारत सरकार आनाकानी करती आई है। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर की वो नेशन जिनके पास वो इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में काम आ सकती हैं। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जिसके अंदर केमिकल जो वेपन्स आप बनाए जा सकते हैं, केमिकल गैसेस बनाई जा सकती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो ग्रुप बना हुआ है कुछ कंट्रीज का, उसको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कहा जाता है। और चौथा है जब आपके वेपन्स तैयार हो जाते हैं तो उनको डिलीवर करने के लिए मिसाइल सिस्टम होता है जिसको MTCR कहा जाता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यानी कि मिसाइल बनाने के लिए जो मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी चाहिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं। यहां पर मैं आता हूं थोड़ा सा, आई थिंक इट इज स्कैटर्ड बट आई विल जस्ट ट्राई टू यूज इट। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो कि आपके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। 1987 में ये ट्रीटी आई थी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की, और इंडिया 2016 में इसका पार्ट बनता है। अब तक 35 कंट्री इसके टोटल मिला के हिस्सेदार हैं। ये जितनी भी मिसाइल और मिसाइल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको अलग अलग देशों में अगर आप बेचना चाहें, इन 35 कंट्रियों को छोड़ के जो उनकी लिस्ट दी हुई है उसके अलावा आप नहीं बेच सकते, तो वो MTCR के अंदर कंट्रोल होती है। वो ऐसे न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के अंदर भारत जो था 2016 में MTCR का मेंबर बना था। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप NSG 1975 में बनाया गया था। इसमें 48 ऐसे कंट्री हैं जो कि न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड गुड्स और इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। बहुत समय से इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कि NSG का मेंबर बन जाए, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी। लेकिन कुछ कंट्री इंक्लूडिंग चाइना, वो हमेशा भारत के NSG में आने का विरोध करते हैं, जिसके कारण कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, जो खास तौर से जो ये 48 कंट्री हैं, अगर वो बेचना चाहें तो भारत को नहीं बेच पाते हैं। यह मैं आपको पहले बता दूं। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो कि केमिकल्स और बीच में थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करता है। भारत इसका मेंबर जो था वो 2018 में अभी बना है और 43 कंट्रीज के मेंबर हैं। तो केमिकल्स वो या कोई बायोलॉजिकल जो आपके वायरसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया गया है। भारत को अभी रिसेंटली इसमें एंट्री मिली है 2018 के अंदर। और लास्ट जिसपे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, कन्वेंशनल वेपन्स एंड ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये 1996 में वासेनार अरेंजमेंट था जिसमें 42 कंट्रीज है। इंडिया को इसमें भी एंट्री नहीं मिलती थी, अब 2017 में मिली है, जिसकी वजह से अब इंडिया अगर अपने कुछ वेपन्स वगैरह बनाना चाहे तो वो देश इंडिया को एवियोनिक्स या बाकी कुछ और जो टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, अब वो इंडिया को पास ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा निर्णय मैंने आपको यहाँ पर करके दिया। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है बेसिकली आपके रेडियो एक्टिव यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल यानी कि वायरसेस जो कि जैसे कोरोना आपके सामने है, और केमिकल मटेरियल वो जो कि इंसान को हार्म पहुंचा सकते हैं या बाकी इकोलॉजी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, बाकी जीव जंतुओं को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। ये WMD इनको कहा जाता है। केमिकल वेपन्स अगर पहले लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें मस्टर्ड गैस और क्लोरीन गैसेज हैं जिनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, और इसको वर्ल्ड वार 1 के अंदर इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हजारों लाखों सिविलियंस और सोल्जर्स की मौत हो गई थी। आप सोचिए तब तक ये केमिकल गैसेस के ऊपर, केमिकल वेपन्स मींस केमिकल गैसेस के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, और जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ईरान और इराक वार के अंदर भी मैं आपको बताऊं, इराकी मिलिट्री यूज द केमिकल वेपन्स इंक्लूडिंग द मस्टर्ड गैस एंड नर्व गैस, और उसके अंदर भी हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये मैं आपको बहुत जानकारी दे रहा हूं। हलब्जा, जी हां, मार्च 17 को 1988 इराकी मिलिट्री स्प्रेड द पॉइजन गैस थ्रू द टाउन ऑफ हलब्जा। आप सोचिएगा किस लिमिट तक ये लोग चले गए थे, जो रूलर थे। 5,000 लोगों की वहां पर मौत होती है और 10,000 जो बाकी उसमें घायल हो जाते हैं, जैसे सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो सर्वाइवल किस हालत में होंगे आप सोच नहीं सकते। और इसमें मरने वालों में ज्यादा करके स्त्रियां और बच्चे थे। ये बात है 17 मार्च 1988 की। इट्स ए डेडली डे वेयर द chemical poisonous gases were used by Iraq. बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं वो इंटेंशनली स्प्रेड किए जाते हैं डिसीजेस को। इसमें ओवर 20 टॉक्सिन्स हैं, जिसमें कि स्मॉल पॉक्स है, एंथ्रेक्स है,
और अब तो देखा जाए तो आता हूं उस पर भी। तो सितंबर 11 2001 के बाद कुछ लेटर्स ऐसे भेजे गए थे बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा जिसमें एंथ्रेक्स का यूज किया गया था, और ये लेटर अमेरिका के अंदर भी भेजे गए थे जिसमें करीब करीब 5 लोगों की मौत भी हो गई थी, 17 लोग घायल भी हुए थे। ये अमेरिका के अंदर हुआ था, और बड़े बड़े हाई जो रैंकिंग अथॉरिटीज थे उनको भी ऐसे ये वायरसेस भेजे गए थे लेटर्स के अंदर। तो ये एंथ्रेक्स अटैक था। लेकिन सोचिए कि पिछले 2 साल में क्या हुआ है। जवाब आपको मिल जाएगा कि इस लार्ज स्केल के ऊपर जो कोरोना वायरस को अनलीश किया गया और दुनिया की पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन इंडिया आल्सो। आप सोचिए कोरोना क्या है, क्या ये बायोलॉजिकल वॉर नहीं है? 100% ये बायोलॉजिकल वॉर है। भूलिएगा मत, शायद बायोलॉजिकल वॉर का इससे बड़ा उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। दिस इज अ बायोलॉजिकल वेपन, नथिंग एल्स एंड नथिंग एल्स। और किसने किया है? चाइना ने। आप सोचेंगे कि मैं वो त्रिकोण की बात क्यों नहीं कर रहा हूं जो मैंने पाकिस्तान, चाइना और क्या कहते हैं जो नॉर्थ कोरिया है, मैं उसी पर आ भी रहा हूं, क्योंकि ये कोरोना कहां से निकला? चाइना से आया ना, देखा जाए तो आप सब समझते हैं। और उसके बाद जो जो दो मेन टेक्नोलॉजी हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड हैं और साथ में मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो जो गठजोड़ आता है वो नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से आता है। और इन दोनों की जो सपोर्ट है, जो इनका मेन एलाई है, वो चाइना है। न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको पता है कि बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, आपने वर्ल्ड वार 2 में देखा है। अब आते हैं खास पर्सनैलिटी पे जिसका नाम है AQ खान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो शख्स जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। 2 फरवरी 2004, AQ खान, father of Pakistan nuclear bomb, confessed in a televised address to the transferring nuclear technology to North Korea, Iran and Libya. लीबिया के ऊपर जो अटैक हुए थे या ईरान के ऊपर जो अमेरिका के प्रतिबंध हैं वो इसीलिए थे क्योंकि ये शख्स जो था रेस्पॉन्सिबल था कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इसने एटम बम की डेवलप की थी उसको उसने कई देशों को सप्लाई किया। उसमें नॉर्थ कोरिया प्रमुख था, ईरान प्रमुख था और लीबिया प्रमुख था। AQ खान, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, उन्होंने खान की जो एक्टिविटीज थी, इट्स ए सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ ब्लैक मार्केटियर्स, sophisticated network of black markets associated with him as the most serious case of nuclear proliferation in recent times. इससे बड़ा न्यूक्लियर स्मगलर आपको कोई नहीं मिलेगा। और इसको किसकी शय मिली थी, किसको सपोर्ट मिली थी? पाकिस्तान की तो सपोर्ट थी, पाकिस्तान के हुक्मरानों की सपोर्ट थी और साथ में इनको चाइना की सपोर्ट थी, जिसके सपोर्ट से इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को नॉर्थ कोरिया को दिया और नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर पाइल बनाया। ईरान ने अपनी सारी की सारी न्यूक्लियर जो प्लांट्स थे उनको डेवलप किया। और ये आप जानते हैं कि अमेरिका और कई देशों के द्वारा जो ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो इसी शख्स के कारण बने हैं, AQ खान, जिसने ये सारी टेक्नोलॉजी उनको दी। नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को क्या दिया? नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, खासतौर से जब आप उनकी कई मिसाइलों के नाम सुनते हैं ना, गौरी, गजनी और बाकी जो हैं, ये सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो उनके पास आती है ये चाइना से नहीं, बल्कि चाइना ने बाद में दी है इनडायरेक्टली, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से आती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ दीज टू थिंग्स थी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दी और नॉर्थ कोरिया ने, जो रॉक कंट्री है, उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी। दोनों ने एक दूसरे को फुलफिल किया और इनकी बैक में इन दोनों को सपोर्ट करने वाला इनका आका चाइना। जी हाँ, चाइना। ये तीनों का एक, क्या कहते हैं ना, एक गठजोड़, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और चीन। इस गठजोड़ ने पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर खड़ा किया। ये कुछ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जो कि मशीनरी चाहिए होती थी न्यूक्लियर यू कैन से एनरिचमेंट के अंदर, यूरेनियम एनरिचमेंट के अंदर, जो कि जापान में भी बनती थी, कई और देशों में बनती थी, और उनको भी क्या कहते हैं कि कुछ और मटेरियल बता के उनको स्मगल आउट किया गया और बाद में
इन देशों के द्वारा उनका इस्तेमाल न्यूक्लियर में टेक्नोलॉजी के अंदर यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए किया जाता है। ये आप सोच सकते हैं कि जहां पे इनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है जनरल से मशीनरी कह के, लेकिन इनका इस्तेमाल जो सुपर स्पेशलाइज थी वहां पर किया गया। इस बात को जापान को भी नहीं पता लगा, क्योंकि जापान मेड थी, तब रेस्ट्रिक्शन नहीं थी और इनको स्मगल आउट उसके लिए कर लिया गया था। लीबिया में खासतौर से ये भेजी गई थी। और कंपनीज रिपोर्टेड टू हैव सप्लाइड लिबिया यूरेनियम एनरिचमेंट गैस सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स। ये भी जो सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स का फोटोग्राफ भी दिया हुआ यहां पर। अब एक शख्स और हैं, ये भी पाकिस्तानी ओरिजिन के। यहां पर एक इक्विपमेंट यूज होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर जिसे कि स्पार्क गैप्स कहा जाता है, और इसको बनाने वाली एक कंपनी थी जो कि डीलर थी वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर। जी हाँ, ये दिखने में जो पार्ट है ऐसा लगता है जैसे कोई मेडिकल टेप का छोटा सा इक्विपमेंट होता है, लेकिन ये वो है नहीं, ये कुछ और है। ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होता है, और ये अशर करनी नाम का जो बंदा है ये यहाँ पर, ये पाकिस्तानी, इनकी कंपनी पाकलैंड पीएमई। जी हाँ, पाकलैंड पीएमई एक पाकिस्तानी कंपनी। इन्होंने एक साउथ अफ्रीका की कंपनी को अप्रोच किया और कहा कि हमें 100 से लेके 400 तक परकिन एल्मर ट्रिगर्ड स्पार्क गैप्स चाहिए। इन्होंने एक मीडिएटर के थ्रू उनसे संपर्क किया कि हमको चाहिए, और इस इंटरमीडियरी के द्वारा साउथ अफ्रीका से वो कंसाइनमेंट मंगाने की कोशिश की वाया दुबई। वाया दुबई से इसको एज ए मेडिकल यूज के कुछ टेप्स या इक्विपमेंट को डिक्लेयर किया गया, जबकि ये न्यूक्लियर पावर के अंदर यूज की जाती थी। और इसके बाद इसको यहां पर लाया जाता है पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। 14 सितंबर 2004 को अशर करनी ने अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के अंदर अपना जो गिल्ट था स्वीकार किया कि हाँ, मैंने न्यूक्लियर रिलेटेड इक्विपमेंट को मेडिकल इक्विपमेंट बना के स्मगल किया और पाकिस्तान तक पहुंचाया। आप सोच सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया ने लीबिया को भी और पाकिस्तान को, खासतौर से इराक के पास जो बहुत सारी जो स्कड मिसाइलें आती थी, उनको कंटेनर के अंदर डिसमेंटल करके भेजा था, और जिनको एक तरह से कहा जाए कुछ रिफाइनिंग प्लांट के रूप में या वाटर रिफाइनिंग प्लांट के रूप में वहां पर स्मगल आउट किया गया। एक मैप भी यहां पर दिया गया कि किस ढंग से इसको सप्लाई करके इराक तक और लीबिया तक नॉर्थ कोरिया से पहुंचाया गया था। इनको वाटर रिफाइनिंग प्लांट्स के रूप में शो किया गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये हैं कुछ और है। यहाँ पर मैं इसके पार्ट को खत्म करूंगा और सीधा वापस से मैं अपने कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्लाइड शो को यहाँ से रिमूव कर दें इस टाइम, ताकि हम आपसे सीधी बात कर सकें। दोस्तों, मैंने अपनी इस स्लाइड शो के द्वारा आपको एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझाने की कोशिश की कि कैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का त्रिकोण पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। यानी कि न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या फिर बायोलॉजिकल वेपन कोरोना के रूप में हो, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इन टेक्नोलॉजी को नॉन स्टेट एक्टर्स तक पहुंचाने में और रॉक कंट्रीज तक पहुंचाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए खतरा है। आज पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पाइल्स हैं वो दुनिया के लिए खतरा है, और चीन एक ऐसे खतरे के रूप में उभर रहा है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो 3 होते हैं, जिसमें मैंने बताया न्यूक्लियर हैं, बायोलॉजिकल हैं, केमिकल्स हैं। बायोलॉजिकल वेपन आपने देख लिया पिछले 2 साल में कितना घातक है। न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया ने देखा खासतौर से वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और जिन हाथों में अब न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान में या ईरान डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा है, और कहीं ये तालिबान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो दुनिया कहां जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इनका आका सपोर्ट करने वाला कौन? वो चीन, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि दुनिया को विनाश से बचाया जाए, दुनिया को ये समझाया जाए कि जो एथिकल सेलिंग होती है, आप ऐसे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स बनाते हैं, आप सबको सेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको एथिकल सेलिंग कहा जाता है। इसलिए वो चीजें जो कि इंसान के भले के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और इंसान के बुरे के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनको ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, ताकि विश्व को, मानवता को विनाश से बचाया जा सके। कॉम्प्लिकेटेड था दोस्तों,
आसान बनाकर थोड़ा समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये मत भूलिएगा, खतरा आपके सिर पर खड़ा है। खतरा आपके सिर पर खड़ा है और आपके उत्तर में एक रॉक कंट्री है जिसका नाम चाइना है और पश्चिम में दूसरे रॉक कंट्री जिसका नाम आप कह सकते हैं पाकिस्तान है। इसके अलावा चाइना दुनिया के अलग-अलग देशों में टेक्नोलॉजी देके, मटेरियल देके दुनिया का विनाश करना चाहता है। प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। आपकी फीडबैक बहुत अहम है। हमारे जो चैनल्स हैं लाउड टीवी सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा, न्यूज़ वर्ल्ड इसके लिंक नीचे दिए हैं उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये उम्मीद है कि आपको ये सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक दीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।